हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबों का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हैं, मैं ट्वेल्थ का हिंदी बुक लेके आया हूँ एनसीईआरटी। आप लोग हैं कि हिंदी इसमें हम लोग करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी ट्वेल्थ की हिंदी एनसीईआरटी बुक है, उसमें सबसे पहले हैं वान भट्ट, वालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। वालकृष्ण भट्ट हैं जो कि बातचीत लिखे हुए हैं, इसके बारे में है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं हम लोग, जो कि एनसीईआरटी बुक आपकी है उसका है। ये पहला लेखक का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक का इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। लेखक के बारे में सबसे पहले दिया हुआ कि जन्म इसका कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का। इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 23 जून 1844 को। निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कितना को? 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता पिता का नाम है माँ पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए इसके पिता के नाम में ही भट्ट लगा हुआ है। इसके लिए इसके बालकृष्ण वान भट्ट लगा हुआ है, यानी पिता के ही नाम से ही जो है ना इसका नाम बालकृष्ण वान भट्ट रखा गया है। उसके बाद है पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। यानी इसको उत्प्रेरित किसने किया? इसकी माता ने, जो कि माता का नाम था पार्वती देवी। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में कहाँ से किए थे? ये प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। प्रयाग के मिशन की एंट्रेंस की एग्जाम दी थी। कितना ईस्वी में? 1867 ईस्वी में। वृत्ति यानी इसकी क्या सब है प्रवृत्ति थी, इन्होंने कितने ईस्वी में जो है अध्यापक बने और किस तरह की इसकी प्रवृत्ति रही, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया इन्होंने। कहाँ पर किया ये? प्रयाग के मिशन में। पहले एंट्रेंस दे करके परीक्षा दी और फिर 1869 से लेकर 75 तक प्रयाग के मिशन में अध्यापन किया, यानी वहाँ पढ़ाई किया। और 1885 में प्रयाग के सी ए वी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, यानी वहाँ से स्कूल में अध्यापन किया। और वहाँ पे किसका अध्ययन किया? संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का नियुक्त किया गया। ये नियुक्त हुए। ये किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी इसके उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखनी कार्य पढ़े निर्भर रहे। विशेष परिस्थिति यानी उग्र स्वभाव के कारण नौकरी इसको छोड़ना पड़ गया। अब देखते हैं हम लोग आगे इसका विशेष परिस्थिति। पिता के निधनों उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी इसके पिता के निधन हो गए और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी आर्थिक के संकट आ गया, तो भी उस परिस्थिति में ये संकट से जूझते हुए साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी इसकी प्रेरणा से, इसको वहाँ से प्रेरणा मिली साहित्य के बारे में, और उसके प्रेरणा से ये लिखा। प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे
33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से साहित्य, सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे। यानी 33 वर्षों से चलाते रहे और नियमित रूप से ये सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी इसके यहाँ भी इसको व्यवहार की ऊपर प्रभावित हुए, इसके व्यवहार के कारण। रचनाएं, उपन्यास में लिखा है, ये उपन्यास लिखा है क्या? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, रचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इसका जो है उपन्यास है। ये नाटक भी लिखे हैं। नाटक है पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये इसका नाटक है। अब इन्होंने और भी लिखे हैं शिक्षादान चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कटरसूम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारत वर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इन्होंने ये लिखा है नाटक। प्रहसन क्या लिखा है? जैसा काम वैसा परिणाम, जैसी रोशनी का नई रोशनी का वेश, आचार विनम्रता आदि, ये प्रहसन लिखा है। निबंध इन्होंने कितने लिखे हैं? 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हैं क्या देखने वाले हैं हम लोग। अभी आप क्या देख रहे हैं? बालकृष्ण भनभट्ट। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे तो इस पर एक लाइक बनता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन अवश्य दबाएं, ताकि मैं ये आप समझ सकूं कि आप हमारे बातों को और हमारे द्वारा ये वीडियो को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। चलते हैं हम लोग आगे। स्टूडेंट्स हैं बालकृष्ण वानभट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। चूँकि भारतेंदु जो हैं इसी को प्रभावित किया था साहित्य लिखने में, प्रेरणा का स्रोत थे वो, जिसकी वजह से ये साहित्य में लॉन्ग टाइम तक बरकरार कार्यरत रहे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचकों के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। कौन? बालकृष्ण वानभट्ट। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नई रूप रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्व युगांतकारी कार्य में महंतर है। स्टूडेंट्स से क्या है ये? स्टूडेंट्स हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं बता दूँ, यहाँ पर महत्तर है। ये क्या है स्टूडेंट्स? है यहाँ पर महत्तर। थोड़ा सा जो है ये पेज है थोड़ा सा अंदर चल गया है। ये क्या है स्टूडेंट्स? है महत्तर।
यहाँ पर है 72। 72 72 युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। निश्चय ही इस 72 युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रमेय प्रेमघन राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण बाणभट्ट। यानी काफ़ी इन्होंने सक्रिय मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन व साहित्य में समर्पित रहे हैं। भारतेंद्र युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंद्र युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जनसमूह के चित्त के विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाङ्मय उपादान है। क्या है? वाङ्मय वो उपादान है जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके इष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी साहित्य का मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। यानी अभी तक जितने भी बातें लिखी गई है उनमें से वान भट्ट के बारे में काफ़ी जो हैं उसमें स्मरणीय है, अग्रगण्य भी है। ये बालकृष्ण बाणभट्ट गद्यकार थे। गद्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? है गद्य का मतलब कहानी के बारे में, कहानीकार थे ये, गद्य लिखते थे। उनकी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से प्रवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक देखे थे हम लोग, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। सरोकार रखने वाले पत्रकार थे। उनकी गद्य की भाषा और कला की जड़ें परिवेश के यथार्थ में ही थी। यानी परिवेश हमारे आसपास की भाषाओं में ज़्यादातर उसके गद्य लिखे जाते थे। सामाजिक भाषा में लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का एक कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिनमें
भीतरी और बाहरी स्वदेश भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर, स्टूडेंट्स यहाँ पे तेवर है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिखता नहीं है, ये थोड़ा सा पेज जो है स्टूडेंट से दब गया है यहाँ पे ऊपर में ही है, ठीक है। तो तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु 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 निबंध ही उनका वह अपनी विधा है, जिसमें विधा का मतलब क्या होता है? विधा का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैं साहित्य या संबंधित, जिसमें उनका विधा का मतलब होता है साहित्य या संबंधित चीज़ें, जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। विविध हैं मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा है। व्यक्तित्व व्यंजन, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतना लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। स्टूडेंट्स हैं ये जो हैं सैकड़ों में निबंध लिख चुके हैं। निबंध उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और एस्टील की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हैं ये जो है पूरी तरह से श्रेणी में रखा है, एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक के निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ है भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। तो यह स्टूडेंट्स यहाँ पे बातचीत के बारे में प्रस्तुत होंगे, जो कि ये वान भट्ट का निबंध है। निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करेगा, यानी इसकी शैली किस तरह से दिया गया है। ये निबंध पूरी तरह से प्रकट है, ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट प्रमाणित करता है। स्टूडेंट्स हैं उसी के बारे में नीचे दिया हुआ है, ये लिखा है उसी के बारे में है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा है। ये पंक्ति में कहा गया है। इस पंक्ति में भी स्पष्ट हो रहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचक का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा, मतलब इसको आधुनिक का जन्मदाता भी कहा जाता है। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण, यानी ये धर्म और दर्शन को, यानी दोनों को जो है सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर आलोचना की नींव डाली है।
तो इस प्रकार से ये बालकृष्ण वर्णभट्ट के बारे में दिया हुआ है। अब इसकी कहानी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स हैं, क्या देखते हैं हम लोग, इनकी कहानी जो है बातचीत है, उसमें देखते हैं कि किस तरह से ये अपना कला को प्रदर्शन किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग से पहला पद स्टार्ट किए हैं बातचीत है, पहला है बातचीत है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स से क्या दिया हुआ बातचीत में। कहता है इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। स्टूडेंट्स हैं, कहता है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक भी एक है, वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां शक्तियाँ अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल बात सही है। ये वाक शक्ति जो है, अर्थात कहीं ना कहीं ये बातचीत से ही रिलेटेड हो रहा है। ये वाक शक्ति जो है गूंगी सृष्टि का हाल ही व्यक्त करता है। हम लोग इसके बारे में नहीं जान पाते। इसके बारे में हम लोग, एक व्यक्ति जो दूसरे से बातचीत करता है, ये वाक्य के ही माध्यम से हो पाता है, शब्द के माध्यम से हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत जो है ये वाक्य शक्ति के बारे में ही पुष्टि करता है। तब कहता है कि जो हमें ईश्वर से वरदान मिला, वरदान के रूप में मिला है, ये वाक शक्ति जो है एक है, जो मनुष्य की इंद्रियां अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, यानी सम्मिलित रहती है। वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो लुंज पुंज से हो मानो कोनों में बैठा दिए गए होते, और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूस, दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। बिल्कुल सही बात है। ये हम लोग जो हैं वाक शक्ति से कुछ नहीं कह पाते। एक दूसरे के इंद्रिय के माध्यम से हम लोग, या अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ नहीं कह पाने और सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। यानी इसमें जो वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, जिसमें कि स्पीच है, हम लोग जो भाषण देते हैं, इसको हम लोग भाषण भी कहते हैं हम लोग, या हम लोग अपनी बातों को जो रखते हैं किसी के सामने, इसमें ये महत्वपूर्ण है। बातचीत है, स्पीच है, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। स्पीच में ये दोनों आता है। कौन कौन आता है? बातचीत है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है, निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्या पुण्याहवाह पुण्याह वाचन या यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हैं नांदी पाठ है। नांदी पाठ है, क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे नांदी पाठ है कि भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन। इस प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग इसको थोड़ा सा, क्या है, नांदी पाठ है। नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं
जेंटलमैन की बहुत बहुत सी करे स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नौ की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि अवश्य रहे। स्टूडेंट्स हैं, ये जो है स्पीच के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है बहुत सी स्तुति करे करावे किसी वक्तृता आरंभ करें, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से गूंज उठा, कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वही हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक बार हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्या कहा गया इसमें कहा गया है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या कहा गया है कि बातचीत ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता के नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन का पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाह वाचन या ज्ञानांदी पीठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे। ये नहीं कहता है स्पीच में। और तब किसी तरह वक्तृता आरंभ करें। वक्तृता का मतलब ये स्टूडेंट्स यहाँ होता है बोलने की कला। क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलने की कला होती है या भाषण देने की कला। ये जो है वक्तृता आरंभ करें जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकले की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता यानी भाषा का लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि अवश्य हो। तो ये क्या है? ये है भाषा के स्पीच के बारे में। अब कहता है वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, यानी बातचीत के बारे में। ये तो स्पीच के बारे में दिया है, और स्पीच जो है वक्तृता और बातचीत में प्रमुख है। ये हुआ नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ये जो है स्पीच में दोनों आता है, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों आता है इसमें, ठीक है, तभी स्पीच का फायदा होता है। अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ तक कहता है वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करल ध्वनि का कोई मौका है, करल ध्वनि का कोई मौका है, और करल ध्वनि का कोई मौका है, न करल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, चुटली बात आ गई, हंस पड़ते हैं। चुटली का मतलब कोई चुटकुली बात है, हंसने वाले चुटकुले अक्सर हम लोग बोलते हैं, ऐसी बातें हैं जिस पर हंसी आ जाए। तो ये क्या होते हैं? प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे होते हैं, तो कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों को केवल फड़क उठना ही इसे हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। यानी घरेलू बातचीत जो हम लोग करते हैं वो क्या है? रमाने का, मन को रमाने का, मन को बहलाने का एक ढंग है, मन को शांति देने का ढंग है, ये बातचीत करने का एक ढंग है। उसमें स्पीच की वह
संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। यानी स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो, उसमें स्पीच की बेकदर संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती रहती है। कौन? बातचीत। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल, आज आप बातचीत को जहाँ भी आप देखें, खाने पीने हर जगह बातचीत की ज़रूरत होती है, अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लोग बातचीत ना कर पाएंगे तो ना हम सही मतलब खाने के बारे में, पीने के बारे में, या कहीं भी हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत की हर जगह ज़रूरत है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बिल्कुल, मतलब हमारे अंदर जो भी बातें होती है उसको हम लोग यानी मनोभावना को व्यक्त करते हैं, उसी को मवाद कहा गया है। धुआं, धुआं का मतलब ये उस धुआं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। धुआं का मतलब हमारे अंदर की बातें या कोई भी तरह की जो है हमारी भावना है उसको व्यक्त किया जाता है, वही कहलाता है मवाद या धुआं। वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकलता है। और हाँ बिल्कुल, ये बातचीत के जरिए धुआं भी हमारे अंदर जो वाष्प है वो बाहर निकलता है। और साथ ही साथ कभी कभी मन में कोई चिंता होती है वो भी इसके साथ निकल जाता है। इसलिए मवाद और धुआं ये जो बातचीत के जरिए निकलता है, चित्त हल्का और स्वच्छ वो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत का भी एक खास मज़ा होता है। बिल्कुल, खास मज़ा होता है, इसका भी एक अलग ही अंदाज होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उसे आनंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का हिस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। ये रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा है जो कि कहता है बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 16 वर्ष तक मनुष्य सुख मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला, किंतु नहीं मिला कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच वह 16 वर्षों के उपरांत उनके फ्राइडे के मुख से एक बात सुना। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, उस पर समय उस पर समय उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसके नए सिरे से फिर से आना आदमी का चोला पाया है। इससे सिद्ध होता है कि रॉबिन्सन की मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बिल्कुल, वाक शक्ति ऐसा होता है जो कि उसे नए सिरे से आनंद भर देता है। लगता है कि मैंने कुछ अलग हासिल कर लिया है। ये वाक शक्ति पर निर्भर होता है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार दिया गया है। एक पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। आप अभ्यंतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए करके मैं इसको यहीं तक पॉज करता हूँ। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपके लिए, कितना ये हेल्पफुल साबित हुआ? तो इंतज़ार रहेगा हमारे अगले वीडियो का।
जो कि आप अगर हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी 12th की जो है बुक हैं, जिसमें मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। तो इसको हम लोग पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद आपकी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ग्रामर भी मैं देने का। तो ये मेरा पहला प्रयास है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी इसको बढ़ाने का मैं काम करूँगा। इसलिए करके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितने हमारे साथ रहेंगे मैं आपको आगे ले जाने का हमेशा प्रयास करूँगा, आपकी परेशानियों को सॉल्व करने का काम करूँगा। तो ये हमारा पहला प्रयास है, ये आगे भी हम आपको बताएंगे। तो पहले जहाँ तक मैं बताया हूँ इसको पहले अगले आपको जो है वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक जो है हम लोग कर चुके हैं, इसे आप लोग देखें, बेनिफिट्स उठाएं और अगले स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस तरह से मैं काम का वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।